इस जेन स्ट्रीट वाले मामले को और डिस्कस करते हैं और हमारे साथ एक और सब्जेक्ट मैटर में नॉलेज रखने वाले इंसान जुड़े हैं। आशीष बहेती से बात करते हैं इस मामले को लेकर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो ये बताइए कि अब इसको आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और आपका व्यू क्या होगा इस पर। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी अनुज जी, पहले तो दो चीज़ें सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए 2000 से हम एफ एंड ओ मार्केट में है, मतलब एनएससी में एफ एंड ओ है अवेलेबल है। और 2008 से एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी इंडिया में अलाउड है। तो काफ़ी मच्योर्ड मार्केट है और काफ़ी चेक एंड बैलेंसेस ऑलरेडी एक्सचेंजेस और सेबी ने लगा रखे हैं कि जैसे मार्केट मैनिपुलेशन नहीं हो सके। हमें लगता है कि ज़रूर स्ट्रैटेजी वाइज तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, या स्ट्रैटेजी वाइज जो भी वो कर रहे होंगे शायद लीगल फ्रेमवर्क में होंगे। बट जो चीज़ हमें लगता है कि जो एक्सचेंजेस अब यहाँ पे या रेगुलेटर यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि जो मार्केट पोजीशन लिमिट है वो अलाउड है एक सर्टेन कैटेगरी तक, जो 500 करोड़ थी एक ट्रेडिंग मेंबर को। और अभी रिवाइज हुआ है रिसेंट सर्कुलर 2024 के अक्टूबर वाले सर्कुलर में, वो लिमिट रिवाइज हुई है। तो वहां कहीं कोई ब्रीच नहीं हुआ हो, वो एक जरूर रेगुलेटर चेक करेगा। और वो एक बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस रहता है, जिससे कि कोई ऐसा इवेंट नहीं हो सके जहां पे किसी ने एक ने बहुत बड़ी पोजीशन बना ली। और इसीलिए हम स्टॉक्स देखते हैं कि जो एमडब्ल्यूपीएल में भी आ जाते हैं बैन में, तो वो जरूर आई थिंक रेगुलेटर्स चेक करेंगे। दूसरा जो एक की चीजें यहाँ चेक होंगी कि कोड लोकेशन में इनके सर्वर्स होंगे एफपीआईज के, जो भी ये ट्रेड कर रहे हैं। तो कोड लोकेशन में जो एक बॉक्स आईडी मिलती है एक्सचेंज के थ्रू, उसमें आपके ऑर्डर्स की लिमिट रहती है कि आप 200 ऑर्डर, 400 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर पर सेकेंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब उनके ऑर्डर्स हर सेकेंड में 1000 ऑर्डर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो आप सोचिए उस स्पीड में एल्गोरिदम्स चल रहे हैं जो 20-30 माइक्रो सेकेंड्स पे। तो उसमें कहीं कोई ब्रीच हुई होगी, क्योंकि अगर जब ऐसे पोजीशंस बनते हैं तो स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सारे कोर लोकेशन सर्वर्स पे उनके आईडी चल रही होती है। तो उसकी कोई ब्रीच कहीं हुई है क्या? आई एम श्योर एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स ये जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के लिए उनको बहुत ज्यादा स्पीड की एग्जीक्यूशन है। तीसरा जो एक एक्सचेंज का चेक एंड बैलेंसेस होता है कि ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो, आई एम श्योर उस पे भी इसमें इनकी और बहुत स्ट्रिक्ट जांच होगी कि ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो, जैसे आपको याद होगा 2008 में, 2013 में ब्रिटेन में फ्लैश क्रैश हुए थे। और वो सिर्फ इसलिए हुए थे कि एक्सचेंज में ऑर्डर्स नहीं जा रहे थे, बट ट्रेड नहीं इतने हुए जितने ऑर्डर्स हुए। और ऑर्डर्स के कारण क्या होता है कि एल्गोरिदम्स ट्रिगर होने चालू हो जाते हैं, कि बहुत सारे सेल ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो एल्गोरिदम्स ट्रेड होने चालू हो जाते हैं, ट्रिगर होने चालू हो जाते हैं। तो वो ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो एक लिमिट सेट की भी एक्सचेंज की, अगर उसमें गड़बड़ हुई है तो हम श्योर वो भी चेक करेंगे। और जो मेरे को एक की कंसर्न है कि जैसे अभी बीएसई का एक कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उनको कुछ उनके पेड क्लाइंट को उन्होंने अर्ली एक्सेस दे दिया था कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के। तो वैसे ही कुछ रेगुलेटर के यहाँ से कुछ जो कोलोकेशन के पहले भी ऑलरेडी, जिसके कारण एनएससी का आईपीओ रुका हुआ है, वैसा कुछ कहीं इशू नहीं, कहीं अनर्थ हो जाए, वो अगर कहीं मशरूम हो जाता है वैसा कुछ इशू, तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा एक्सचेंजेस के लिए और मार्केट के लिए भी। जी ओके, चलिए, तो ये इस समय एक क्लियर कट व्यू आशीष बहेती जी की तरफ से। गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुरमीत जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले को? क्योंकि लगातार, और हम क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ पर हमेशा रिटेल की हक की बात करते हैं, और इस 24 अप्रैल 2024 पहली बार हमने ये मुद्दा रेज़ किया था, तब से लगातार हम इस मुद्दे पर बात करते आए थे। आज जो सेबी ने कदम उठाया, आप कैसे देख रहे हैं इसको? गुड मॉर्निंग अनुज। मुझे याद है बहुत अच्छे से, हमारी कई बार चर्चा हुई है इस चीज को लेकर कि रिटेल कैसे पैसे लूज कर रहा है। देखिए, एक चीज होती है लीगैलिटी और टेक्निकलिटी, उसमें आप चाहे शायद जस्टिफाई भी कर पाएंगे। और एक होता है जो मार्केट रेगुलेटर का काम है कि मार्केट स्टेबिलिटी, फेयर प्रैक्टिसेस और मैनिपुलेशन। कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करे और ल्योर करे एक वीकर इन्वेस्टर को उसके ट्रैप में आने के लिए। तो एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। और कई बार मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, बिजनेस में एथिक्स उतनी ही जरूरी है जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म में इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत एविडेंट था अनुज, दिन में 3-4 बार बैंक निफ्टी 1-2% ऊपर नीचे हो जाता था। जो सेबी का ऑर्डर है बड़ा क्लियर है। आप देखिए 17 जनवरी को जब मार्केट खुला तो बैंक निफ्टी नीचे खुला क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे कमजोर थे। और आपने 7-8 मिनट में इतनी बाइंग करी
कि पुट ऑप्शन जो है बहुत चीप हो गया, और आपने फिर उस पे मार्केट पे शॉर्ट करके पैसा बनाया और फिर वापस से कंकरेंट ट्रेड्स किए, और ये कई बार हुआ। और एक वार्निंग लेटर भी गया फरवरी में, और ये काफी समय से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी ने नीजक के रिएक्शन लिया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मैसेज है ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। और ये हम एडवांस एल्गो और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स के बहाने आप बेसिकली मसल पावर यूज कर रहे थे मैनिपुलेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी चलेगा, मतलब ये इंटरिम ऑर्डर है तो इसको चैलेंज होगा, इसमें कई सारे और आएंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्सेस जो एक्सचेंजेस हैं इनकी भी जवाबदारी है कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज को इतना लोडेड ना करें 2-3 स्टॉक से कि बहुत ईजी हो जाए, थोड़ा बैलेंस बना के रखें, फ्रीक्वेंट चेंजेस ना करें इन एंड आउट इंडेक्स में, थोड़े बहुत मार्केट कैप मूवमेंट में। तो थोड़ा मुझे लगता है एक सिस्टम लेवल पे भी और ब्रॉडर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। हाँ, ओके, चलिए दोनों को स्क्रीन पर रखिए क्योंकि बहुत स्पेशल कॉन्वर्सेशन इस समय हो रही है, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर रहे हैं अब। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो मेरे सेबी के सोर्सेज कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अब जेन स्ट्रीट का ये आर्गुमेंट होगा कि जो हमने किया वो इलीगल नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कई बार आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप कोई ना कोई गलती तो करते हैं, और उसमें जो ओवरऑल ऑर्डर हैं उसका साइज़ वो क्या, और जो ओवरऑल पोजीशनिंग है एक ही क्लाइंट की, क्या वो जो सेबी के एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको क्या उनको वो पार कर रहा है। आशीष जी, क्या ये एक तरीका हो सकता है ये देखने के लिए कि कितने ऑर्डर गए और एक ही क्लाइंट के कितनी पोजीशन ली गई एक ही ऑप्शन को लेकर, क्या इस पर सेबी थोड़ा सा अपनी आर्गुमेंट दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि जेन स्ट्रीट जाएगा तो जरूर सेट में। जी 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 अनुज, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि सेबी शायद उसी में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए जो स्ट्रैटेजी ट्रेड हुई होंगी वो तो मार्केट में अगर आप एक हेज करके या एक ऑप्शन बाय करके फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं तो वो अलाउड है। लेकिन जो सेबी के चेक इन बैलेंसेज है या एक्सचेंज के चेक इन बैलेंसेज है, उसे ब्रीच अगर हुआ है तो वो बहुत ग्रॉस कंडक्ट हो जाता है। और मेरे ख्याल से वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी उनकी कि डेटा बेस्ड जो लिमिट एक्सचेंजेस ने सेट कर रखी है 1500 करोड़ और 500 करोड़ की, वो कहीं ब्रीच नहीं हुई होगी। क्योंकि जब आप फ्यूचर और ये भी कर रहे हैं तो आपका डेल्टा एक्सपोजर जो है एक्सचेंजेस वो चेक करती है। और जो अभी एनएससी के नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए जहाँ 20 मिलियन ऑर्डर पर सेकेंड एक्सचेंज कर सकता है डेटा सेंटर्स के हिसाब से, तो हमें लगता है कि जो ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें एनालाइज करना कि वहां कहीं कोई ब्रीच नहीं हुआ हो। बिल्कुल गुरमीत जी, इसमें एक और चीज़ जो है और पिछले 1.5 साल में एक चीज़ आपको याद होगा, बहुत लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला था, सबको ही लग रहा था कि यार ये एक्सपायरी वाले दिन कुछ ना कुछ तो होता है, ये तो गैम्बलिंग बन गई है, बड़े प्लेयर्स कुछ ना कुछ मूव कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो पैसा हम कसिनो में बना लेते हैं जितना पैसा हम मार्केट में वो करते हैं, तो मार्केट ही सबसे बड़ा कसिनो बन गया था। तो कुछ हद तक क्या वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो लौटेगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। पहला स्टेप है अनुज, और हमें बाजार को कसिनो नहीं बनाना है। भारत की डेवलपिंग इकोनॉमी है, 7 करोड़ इन्वेस्टर कोविड के बाद आए हैं, हार्ड एंड मनी है, हमारा पर कैपिटा $2,500-3,000 है, हम बाकी देशों की तरह नहीं है। तो एक जो हार्ड एंड मनी है, वो हमें वो विश्वास बरकरार रखना है, और मेरे हिसाब से ये पहला कदम है। और एट द सेम टाइम जो बाकी ब्रोकरेजेस हैं, एडवाइजर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वेस्टर एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब देखिए ब्रोकरेज को लेके मैंने देखा है कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस को ज्यादा ब्रोकरेज दी जाती है जब क्यूआईपीज वगैरह आते हैं, और वहां पे भी होता है। तो कई लेवल पे है, ये खाली एक एफएनओ और कैश का कंकरेंट ट्रेड नहीं है। हमें मार्केट को एफिशिएंट भी बनाना है, ट्रांसपेरेंट भी बनाना है, और एक जो बिजनेस एथिक्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जवाबदारी है रिटेल निवेशक के लिए। क्योंकि देखिए बहुत समय से इंडिया की स्टोरी हम बात करते हैं, 3% 4% लोगों ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि पीछे इतने सारे इश्यूज हुए हैं 90s में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये और अब जब नई जनरेशन आ रही है, हर क्वार्टर 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका इंटरेस्ट ध्यान रखा जाए। और जो है, और ये एक्सचेंज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अच्छा है सेबी ने 2 एक्सपायरी कर दी, रोज ही कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी, रोज कुछ ना कुछ कोई स्टॉक्स एफएनओ में इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भी जवाबदारी है कि लंबा व्यू लें, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल व्यू ना लें। बिल्कुल नहीं, ये बात आपने एकदम सही कही, क्योंकि ये बात पॉइंट हमने भी रेज़ किया था, क्योंकि अब इतना पैसा है इन हेज फंड्स के पास, और इनको उसमें उसके बाद क्यूआईपीज़ वगैरह में भी अलॉटमेंट जो थी, ब्लॉक डील में भी जो अलॉटमेंट थी वो मिल रही थी, और उनमें कईयों में कोई लॉक इन तो होता नहीं था, स्पेशली अगर विंडो पे डील हो रही है तो उसका भी, क्योंकि आपके पास अगर चेकबुक है मोटी तो आप उसका ऑब्वियसली फ़ायदा तो उठाएंगे ही यहाँ पर।
आशीष जी, अब इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक ट्रेडर हैं। ये क्या अब थोड़ा सा हमारी जो एक्सपायरीज पर वॉलेटिलिटी एकदम चरम पर थी, पिछले साल तो चरम पर थी जब रोज़ एक्सपायरी होती थी, अब वो क्रंच होके 2 दिन में आ गई। अब वो ट्यूसडे और थर्सडे को हमने देखा ये कि कल हमने बात की थी कि 10 कहानियाँ जैसी वो मूवी थी ना, कल 10 कहानियाँ प्ले आउट हुई इंडेक्स में एक ही दिन में। क्या अब उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी? थोड़ी आपको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी कम होगी इसकी वजह से? जी, जी, ज़रूर कम होगी। और जिस हिसाब से जो सेबी के कंटिन्यूअसली मेजर्स रहे हैं, जैसे एक उन्होंने लास्ट ईयर चेंज किया था कि ब्रोकर्स को जो टर्नओवर इंसेंटिव्स था वो उन्होंने हटा दिया था, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहे थे। तो जो बड़े ब्रोकर्स थे, उनको लग रहा है कि जीरो डीटी जैसे जैसे कम हो रहा है अब मार्केट में, जीरो डीटी अब से 2 ही रह गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब ये मार्केट और स्टेबल और वो रहेगा और वोलेटिलिटी यहाँ पे और कम होती हुई देखने मिलेगी। ओके। गुरमीत, ये इस सब से लेकिन एक सबक भी सीखने की ज़रूरत है रिटेल को, क्योंकि ये मामला लंबा चलेगा अभी, है ना, और हो सकता है कि आगे भी। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, सेबी ने ये नहीं डिसाइड किया है कि इनको परमानेंटली बार किया जाए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मामला और लीगल उसमें फंस जाता। सेबी ने उनको बार किया है जब तक आप ये अमाउंट ना दे दें, जब तक आप एस्क्रो में जमा ना करा दें, उसके बाद, क्योंकि आप एस्क्रो में पैसा जमा कराइए, उसके बाद वो केस होगा जो भी होगा। सपोज़ करिए कि ये मामला अब लंबा चलता है, सैट से अगर स्टे मिलता है, तो उस बीच में रिटेल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि क्या वीकली ऑप्शंस को कम्प्लीटली इग्नोर करो, सीधा सिर्फ फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करो? क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में पैसा बनता है, अगर आप ढंग से काम करें तो बनाना भी चाहिए। तो छोटा ट्रेडर कैसे काम करे फिर? अनुज, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिस्क मैनेज करेंगे, रिटर्न अपने आप बनेगा। और कहीं न कहीं जैसे आरबीआई, आप देखिए अभी यूपीआई को लेके कितने इन्फो रोज़ हमारी कॉलर टोन से लेके टीवी में लेके एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप फिशिंग का शिकार ना हो। म्यूचुअल फंड ने भी जब बाज़ार गिर रहा था फ़रवरी-मार्च में, तो बताया कि कैसे बने रहना ज़रूरी है। कैंपेन लॉन्च हुई, म्यूचुअल फंड सही है के अलावा। आई थिंक एक बहुत एजुकेटिव कैंपेन निकालने की ज़रूरत है एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को, कि कैसे आप अपनी रिस्क मैनेज करें ऑप्शंस में। कैसे आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है, किस फ्रेमवर्क में काम करना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने जॉब छोड़ के ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। हम कई बार जो मार्केट के मूव को हम अपने जो है इंटेलिजेंस से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, वो लक होता है। कई बार आप साइकिल में पैसा बना रहे होते हैं। तो एक रिस्क फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत है। और मैं ट्रेडिंग को बुरा नहीं मानता, मैं हालाँकि फंडामेंटल साइड पे हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बट मैं सबको ये बोलता हूँ कि ईज़ी मनी नहीं है मार्केट में, ये मेहनत का काम है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक सडनली आप उठेंगे किसी दिन, आपने किसी किसी ने आपको टिप दी। तो प्रॉपर इसकी स्टडी करिए टेक्निकल्स की, ज़रूरत पड़ी तो कुछ अच्छे इसमें एनएसएम के कोर्सेज़ आते हैं, लीजिए। और एक कैंपेन की ज़रूरत है, मुझे लगता है सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स से लेके ब्रोकर्स को लेके, रेगुलेटर से लेके, एक्सचेंजेस से लेके, कि कैसे रिस्क फ्रेमवर्क मैनेज करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आज 80-90% वॉल्यूम एफएनओ है अनुज। तो हम कैश साइड इतनी कैंपेन रन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे इतनी कैंपेन रन करते हैं, जो मेन मार्केट कंपोजिशन है, जहाँ मेन रेवेन्यू कंपोजिशन है, वहाँ पे मुझे लगता है हमने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। चलिए, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं, उनको भी जोड़ते हैं। आशीष चतुर मोहता, जेएम फाइनेंशियल के पोर्टफोलियो के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी जुड़ते हुए। आशीष, गुड मॉर्निंग। और आशीष, आपने खैर काफ़ी ट्रेडिंग देखी है और आपने काफ़ी ये सब चीज़ें, आई एम श्योर जब आप ट्रेडर थे और इवन जब आप पीएमएस मैनेजर रहे, आपने ये सब काफ़ी करीब से देखा भी है। सेबी के इस ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हैं, और यहाँ से अब क्या, अगर ये मामला पूरा का पूरा सेबी के फेवर में जाता है, तो आगे जाकर क्या इसका थोड़ा सा वॉलेटिलिटी पर इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा क्या? गुड मॉर्निंग अनुज। तो पहली बात तो आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मुझे याद है बीच में आपने इस कैंपेन के ऊपर और इस बारे में बहुत बार बात की कि ये जो वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर में बनी है, ये बहुत ही अनरीजनेबल नजर आती है। जो मार्केट को बहुत ही क्लोजली वॉच करते थे, उन्होंने देखा है कि कैसे वोलेटिलिटी का जंप हमें इंट्राडे बेसिस पर कई बार देखने को नजर आता था। जबकि ये एक नॉर्मल धारणा है कि जब भी आईवीज में या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में जंप आएगा, कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन पहले दिखना नजर शुरू होगा और उसका इंपैक्ट वोलेटिलिटी के अंदर में होता था। पर अभी कुछ समय से हम ये देख रहे थे कि आईवीज में सडनली कभी भी स्पाइक आना, आईवीज में कभी भी सडनली ड्रॉप होना, जबकि ऐसा कोई प्राइस एक्शन उस समय पर रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो ये कहीं ना कहीं हम जो कहते थे 95% 98% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो
जिसको हम कहते थे बेसिक फाउंडेशन ऑफ जो डेरिवेटिव्स मार्केट थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस समय पे हिली पड़ी थी। और मुझे लगता है इस तरह का जो सेबी ने कदम लिया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। इससे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में एक फेयरनेस आना शुरू होगी, एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, और वो मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। और डेरिवेटिव्स मार्केट में जो एक कंसर्न बना हुआ था कि 98% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं और डेटा की एनालिसिस के बावजूद भी एक्सपेक्टेड लाइन पे मार्केट नहीं जाता था, तो ये बहुत बड़ा कदम सेबी का मुझे इसमें नजर आता है। अच्छा आशीष भाई जी, अब देखिए, अब सेबी ने एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि अब इस मामले के बाद, बट स्टिल रिटेल को वीकली एक्सपायरीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए? पहले तो जनाब इतनी एक्सपायरी थी कि पूछिए मत। कल का उदाहरण देखिए आप, इंडेक्स के दो हैवी वेट्स रिलायंस और HDFC बैंक को आपने खिसका के लगभग आप समझिएगा कि 35 मिनट के अंतराल में 200 पॉइंट का स्विंग दिया। रिटेल को अब कैसे अप्रोच करना चाहिए वीकली एक्सपायरी को? क्या अवॉइड करें? क्योंकि एक स्टॉक अगर हिलता है तो सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। अब क्या मंथली पे शिफ्ट हो जाए? कैसे अप्रोच करें रिटेल इस वक्त वीकली एक्सपायरी को? जी वीरेंद्र जी, हमें लगता है कि रिटेल को थोड़ा सा अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अपग्रेड करने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, रिटेल जो ट्रेड करता है वो डेल्टा के पोजीशंस ही ट्रेड करता है, डेल्टा स्ट्रैटेजीज ही ट्रेड करता है, जो कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती है। वहीं जो इंस्टीट्यूशन होती है वो वेगा की स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हैं या वोलेटिलिटी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हैं, जो कि प्रिडिक्टेबल रहती है कंपेरेटिवली। तो हमें लगता है कि रिटेल ने थोड़ा सा इस सेगमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक काफी मैच्योर्ड सेगमेंट है और काफी हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जो रिटेल को थोड़ा सा जीरो डीटी अवॉइड करना चाहिए। जो जीरो डे एक्सपायरीज है या जो लास्ट डे ऑफ द डे होती है, वहां एक्सपायरी को कम करनी चाहिए। और हमें लगता है कि अगर रिटेल को जाना भी है तो आई थिंक जिस हिसाब से अब एल्गोज आ चुके हैं एपीआई वाले, रिटेल को थोड़ा उस तरफ फोकस ज्यादा करना चाहिए। जी जी हाँ। अच्छा गुरमीत, थोड़ा सा अब आप बताइए कि मतलब मेरा अल्टीमेटली तो देखिए इस खबर को क्रैक करने का आज से 1 साल पहले भी जब अनुज ने मुहिम चलाई थी, यही था कि रिटेल को किसी तरीके से वीकली कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखा जाए। आप थोड़ा सा गाइड कीजिए, मतलब अब अल्टीमेटली ये जैसे कि अनुज कह भी रहे थे कि ये मामला अभी चैलेंज होगा फर्दर, पर एक रिटेल के लिए सीख क्या है? क्योंकि सारा पैसा एग्जॉस्ट हुआ है, मैं खुद जानता हूँ वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए, मैं तो आशीष भाई, मैं फंडामेंटल साइड पे मैं खुद बहुत गलतियां कर चुका हूँ, और ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में उन गलतियों से सीखा हूँ। और एक एक ट्यूशन फीस समझ के इसको आप लीजिए। मार्केट आपसे ट्यूशन फीस लेता है कि आप आगे वो गलती ना करें। अच्छा इन्वेस्टर वो है जो सेम मिस्टेक बार बार ना करे। मैं तो क्योंकि बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडर भी हैं, अगर आप साथ में अच्छे से स्टडी करेंगे, फंडामेंटली भी कंपनी को अच्छा स्टडी करेंगे, उसकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, तो शायद ट्रेडिंग भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, सिर्फ चार्ट्स देखने की जगह। तो मेरा मेरा अपना नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, बट इसमें मैं गलती कर चुका हूँ। और एक लर्निंग ये है कि जो चीज़ नहीं आती है वो मत करिए। और दूसरी चीज, अगर आपको उसमें फिर भी इंटरेस्ट है तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू करिए, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप सुबह उठे, एक व्हाट्सएप पढ़ा, थोड़ा न्यूज देखा, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स देखे और ट्रेड ले लिया। आई थिंक ये हार्ड अर्न मनी है। आज हम एक मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो इतना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लेने जाते हैं इतना बार्गेन करते हैं। तो मनी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। और दूसरी बात, मैं ये बार बार बोलता हूँ, मेरे एक इन्वेस्टर ने बोला था कि अगर आप जल्दी में हैं तो नुकसान करेंगे, तो पैसा आराम आराम से बनता है। जो फास्टेस्ट वे है वो स्लोली है। तो ये सोच के करिए। और मैं जैसे अनुज को भी बोल रहा था, रिस्क फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को स्टडी, एक बहुत अच्छी कहावत है, पर्सनल फाइनेंस पर्सनल ज्यादा है। आप देखिए आप किस लेवल का रिस्क ले सकते हैं, कितना घाटा आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए। और मैं रिटेल निवेशकों को एक बात बोलूंगा कि थोड़ा सा लंबा सोचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करिए। वहां पे ऑड्स ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। आशीष चतुर्वेदी, इसमें एक चीज़ और जो लोग कह रहे हैं कि क्या अब समय आ गया कि रिटेल भी एल्गो से डरे नहीं और थोड़ा सा सीखे कि एल्गो के थ्रू कैसे पैसा बनाया जा सकता है। अगर बनाना ही है एफ&ओ में पैसा, तो हो सकता हो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस रही थी उससे पैसा ना बनता हो। अब अगर मार्केट में डिसरप्शन आ गया है तो हमें भी उस डिसरप्शन का हिस्सा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। जब एआई का समय चल रहा है तो आप नॉर्मल एक्सेल पे
अपना बिजनेस चलाएं, ये संभव नहीं है। तो बिल्कुल जब आपके सामने जो इंस्टीट्यूशंस है जो अच्छी तरह से इस एल्गोस का यूज़ कर रहे हैं, जितनी देर में आप आंख नहीं झपका सकते उतनी देर में अगर से ट्रेड्स हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि उस तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर से हम ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करेंगे, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपको काम आएगी वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आएगी, जहां पर पे ऑप्शंस की पूरी तरह से आपको समझ डेवलप करना है, वोलेटिलिटी को समझना है, वेगा को समझना है, थीटा को समझना है, किस तरह से इनका रिलेशन को समझना है, वहां पर पे आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच काम आएगी। बट अल्टीमेटली जब ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां एल्गो के बिना इसको कर पाना आने वाले समय में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और मेरे हिसाब से वो आपकी एज को, कॉम्पिटिटिव एज को खत्म करेगा। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि आपको एल्गो की समझ यहाँ से डेवलप करना काफी जरूरी है। और मैं तो आप कहूंगा कि आप ही इस चीज की शुरुआत करें कि कहीं ना कहीं इसकी भी एक ट्रेनिंग, इसकी भी एक कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए वो भी करेंगे आशीष, रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। ये वाला मामला हमने पूरा रेज़ किया ही है वैसे भी पिछले 1-1.25 साल से, और मुझे खुशी है कि सेबी ने उसका संज्ञान लिया। और मैं सुबह से एक्चुअली मेरी सेबी ऑफिशियल से बात भी हो चुकी है, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ को लेकर कहा कि सीएनबीसी आवाज़ ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया। तो मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। आप सभी का, आशीष बहेती जी, गुरमीत चड्ढा जी और आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।